आज के हमारे काफ़ी स्पेशल गेस्ट है पॉडकास्ट पे सनी भैया, जो पिछले कम से कम 20 साल से मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर है। सर आपका यादगार मोमेंट प्लीज़ शेयर करिए कोई, बिकॉज़ आप 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हो। बिजनेस जो कर रहा होता है ना, तो उसकी लाइफ में ना यादगार मोमेंट कोई एक आधी होती नहीं है। बहुत सारी यादगार मोमेंट्स होती हैं उसकी। हाँ जी। ई-कॉमर्स के आने के बाद में, ई-कॉमर्स के ज़माने के अंदर ऑफलाइन ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब इन लोगों ने अपनी सेल निकालनी शुरू करी, तो उनका एक तरीका था बहुत सिंपल और क्लियर सा। अगर कोई चीज़ उन्होंने 40,000 की बेचनी है तो वो 40 की कभी डिस्प्ले करते ही नहीं थे। एग्जैक्टली। वो 55,000 की डिस्प्ले करते थे, उस पर क्रॉस लगाते थे, फिर आगे लिखते थे 40,000। 40,000 रुपये। आपको एक फ़ोन चाहिए, आपने वो फ़ोन का ऑर्डर करा, अमेजोन से आपने ऑर्डर करा और अमेजोन ने आपको वो घर पे डिलीवर कर दिया। आपने डब्बा खोला, आपने सिम कार्ड डाली, अब आप हो रहे हो परेशान। कि जब ये जो एप्पल की सेल आती है, राइट, और जो दिवाली सेल आती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, तो सर वो काफ़ी वेट, इवन मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो वेट करते हैं सेल आने का। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रूमिंग इंडिया पॉडकास्ट। तो आज के हमारे काफ़ी स्पेशल गेस्ट है पॉडकास्ट पे सनी भैया, जो पिछले कम से कम 20 साल से मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर है और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी उनका काफ़ी अच्छा इंडिया के अंदर नाम है। तो आज मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑडियंस की जो भी मिथ होते हैं कि सही चीज़ क्या है, ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए, कौन से वेरीफाइड स्टोर्स हैं जहाँ से हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने वाली है। सो वेलकम टू ग्रूमिंग इंडिया पॉडकास्ट सर। थोड़ा सा मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा स्टोर है फोन जोन 2.0 के नाम से। ठीक है। द्वारका में है, सेक्टर 7 में। हम लोगों का बेसिकली जो काम है वो मोबाइल्स का रिलेटेड ज़्यादा है, जिसमें हम लोग कस्टमर को बहुत वाइड कैटेगरी की एक्सेसरीज हम अपने स्टोर में प्रोवाइड करते हैं। ओके। एक्सेसरीज का एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे कि मोस्टली लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। नॉर्मल स्क्रीन गार्ड कवर्स या सिर्फ केबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बट हम लोगों ने उसकी बहुत सारी वैरायटी अपने पास रखी हुई है। मोबाइल सेगमेंट के अंदर जब तक एक्सेसरीज की एक वास्ट सेगमेंट आपके पास नहीं होगा, तब तक कस्टमर आपके पास आता नहीं है। तो हमने वो एग्जैक्टली। पूरा का पूरा कोशिश करा है अपने स्टोर के अंदर कि एक्सेसरीज को लेके तो कस्टमर पूरा कम से कम हमारे पास से संतुष्ट होकर वापस जाए। एग्जैक्टली, तो वो एक चीज़ लेने के लिए आए और वो फिर उसके जाए पास तभी दो ऑप्शंस चार पाँच छः कई चीज़ सारे और लेके ऑप्शंस। साथ में चला बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक ही अपन एक ऐसी स्टोर बना दिया आपने जिसपे आपको ए से लेके जेड तक जो भी मोबाइल से रिलेटेड और बेसिक सब कुछ मिलता अप्लायंसेस से है, सब रिलेटेड वो कुछ मिलता सारी है, चीज़ें सब आपको कुछ वहाँ पे मिलता है। अच्छे रेट पे बिल्कुल अवेलेबल हो बिल्कुल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सर ये जो मोबाइल सेल का आपका जो बिजनेस है, तो ये कब आइडिया आया कि हाँ इस चीज़ के अंदर बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं अपन, और कैसे शुरुआत करी आपने फ़ोन ज़ोन की? देखिए, ये आइडिया कभी आता नहीं है। हम अच्छा। लोग जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले अपनी एक मैंने जॉब शुरू करी थी। बैंज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक नारायणा में कंपनी थी। ओके। वहाँ पे मैंने एक जॉब शुरू करी थी एज़ अ सेल्समैन। तो वहाँ से मेरे को वहाँ पे अरविंदर खुराना जी थे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा और मुझे बहुत मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे काम करने का तरीका सिखाया। तो उसके बाद मैंने 3-4 कंपनीज़ और चेंज करी, अपने आप को थोड़ा डेवलप करा इस इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम लाइन को समझा। ओके। फिर जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मेरे एक अंकल हुआ करते थे, मिस्टर गंगा सरन जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। ओके। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी उनकी। ओके। 80 इयर्स के जब वो एक्सपायर हुए हैं, और जब मेरे साथ उन्होंने शुरू किया तब वो 70 इयर्स के थे। ओके। और वो मेरे पार्टनर, दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफ़र, मेरे मेंटोर एंड बहुत ऑल। कुछ थे वो मेरे लिए। वाओ। उन्होंने मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। बिज़नेस किसे कहते हैं, क्योंकि मैं तो ओके। जॉब वाला लड़का था। हाँ जी। बिज़नेस किसे कहा जाता है, बिज़नेस कैसे करा जाता है, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली जो कोविड आया था, उसमें उनका हम्म। देहांत हो गया था। ओके। बट वो 80 इयर्स में भी बिल्कुल ऐसे थे कि मतलब कोई नॉर्मल लड़का भी उनके सामने मतलब इतना हट्टा-कट्टा फिट नहीं लगेगा, जितने हट्टे-कट्टे फिट वो लगा करते वाओ। थे। वाओ। बहुत ही बढ़िया इंसान थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है, कैसे था। पहले हमारी इस फर्म का नाम फ़ोन ज़ोन हुआ करता था। ओके। तो आफ्टर कोविड जब अंकल जी नहीं रहे, तब मैंने इसको फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करा और फ़ोन ज़ोन 2.0 में इसको 2.0। मैंने ओके। डाइवर्ट करा। ओके। तो सर आपका यादगार मोमेंट प्लीज़ शेयर करिए कोई, बिकॉज़ आप 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हो
और आपने काफ़ी लोगों के साथ में भी काम किया होगा। अभी आपने एक किस्सा सुनाया अपना कि आपने स्टार्ट किया था आपके मेंटोर के साथ में। तो क्या यादगार एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री में रहा है? और एक ऐसा मोमेंट भी सर अपन जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आता है जिसमें अपन अपने आप का काम करने का तरीका पूरा चेंज कर देते हैं। मतलब काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे जो बड़े स्टार्टअप्स होते हैं उनके जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि हमें एक टाइम आया था उसके बाद में हमें एक्चुअल चीज़ पता चल गई कि हाँ ये चीज़ से बिजनेस आएगा और ये चीज़ अपन को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएगी। तो वो कैसा मोमेंट आपके पूरे जर्नी के देखिए अंदर होता था? क्या है, जब कोई बिजनेस शुरू करता है अपना पर्सनल, तो जब तक वो 3 से 4 साल उस बिजनेस में नहीं निकाल लेता ना, तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती कि वो कमा रहा है कि गंवा रहा है कि कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि जब तक वो कुछ सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो रेगुलर इस बेसिस पे चल रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैंने इतने का लिया, मैंने इतने का बेच दिया, मुझे इतने पैसे बच गए। तब तक उसको ये चीज़ ना कुछ समझ में आती नहीं है। 3 साल के बाद जाके जब वो देखता है कि इतने टैक्सेस भी देने हैं, इनकम टैक्स भी देना होता है, पहले वैट हुआ करता था, अब जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न्स भी देने पड़ते हैं, सीए की फीस भी होती है, ऊपर के इतने खर्चे होते हैं कि पता लगता है कि मार्जिन तो कुछ हमारा है ही मार्जिन तो नहीं, कुछ है ही नहीं, ये तो सही सारा बात है। हमारे टैक्सेस में निकल गया। तो बिजनेस जो कर रहा होता है ना, तो उसकी लाइफ में ना यादगार मोमेंट कोई एक आधी होती नहीं है, ओके। बहुत सारी यादगार मोमेंट्स होती हैं उसकी। हाँ जी। तो वो आप ये मान लो हर साल एक नई यादगार मोमेंट बन जाती है, क्योंकि बिजनेस इतना अप डाउन होता है, और हमारी ट्रेड में तो बहुत खासकर अप डाउन होता है। तो इसमें कोई सिंगल एक यादगार मोमेंट नहीं है, बहुत सारी मतलब यादगार मोमेंट्स होती हैं। मतलब यादगार मोमेंट से ज़्यादा ना हमारे लिए शॉकिंग मोमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे इस ट्रेड के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं ना, वो इतने क्विकली, इतने चुटकियों में आते हैं ना। कैसे इंडस्ट्री चेंज होती है, एकदम से फ़ोन के फीचर चेंज हो जाना, एआई का आ जाना, फिर पहले 4G था, फिर 5G आया, एकदम से इंडस्ट्री ना बहुत जल्दी, बहुत क्विकली चेंज होती है। एग्जैक्टली और सर आपने अभी चेंजेस की बात बताई तो एक टाइम ऐसा आया था इंडिया के अंदर कि जब ऑनलाइन बूम पे था तो फिर ये जो मेन लाइन आपकी थी वो तो एक तरीके से गायब ही हो गई थी। मतलब बहुत स्ट्रगल्स आई गेस बहुत स्ट्रगल आए थे, बहुत आपको स्ट्रगल आए फेस थे। करने को मिले होंगे। तो सर ये मतलब थोड़ा सा बताइए कि ई कॉमर्स के आने के बाद में ई कॉमर्स के ज़माने के अंदर ऑफलाइन ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और अब अपन एक ऐसा वापस से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन है वो वापस से डाउन हो गया है और जो मेन लाइन है उसकी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो सर ये जो दो चैलेंज और जो दो एक तरीके से बदलाव अपन ने इस पूरी इंडस्ट्री में देखे तो इसके बारे में। देखिए क्या था, जब ऑनलाइन की, मतलब मैं नाम ले देता हूँ अभी फिलहाल, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जब इन लोगों ने अपनी सेल निकालनी शुरू करी, आज से 10 साल पहले, या कह लो आप 12 साल पहले पीछे चले जाते हैं, तो इन लोगों ने क्या करा था, कस्टमर्स के पास डायरेक्ट रीच आ गई थी कि क्या चीज़ कितने की मिलती है, कैसे मिलती है। तो उनका एक तरीका था बहुत सिंपल और क्लियर सा। अगर कोई चीज़ उन्होंने 40,000 की बेचनी है तो वो 40 की कभी डिस्प्ले करते ही नहीं थे, एग्जैक्टली वो 55,000 की डिस्प्ले करते थे, उस पर क्रॉस लगाते थे, फिर आगे लिखते थे 40,000, 40,000 रुपये। जबकि वो चीज़ मार्केट में 38,000 की तब भी मिला करती थी। अच्छा। अब कस्टमर को क्या लगता था कि ये 55,000 की चीज़ मुझे 40,000 की मिल रही है, उसने सोचा कि घर बैठे बैठे चीज़ मिल रही है, ठीक है ना, मुझे कहीं बाहर भी नहीं निकलना पड़ रहा, ना कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो घर बैठे बैठे उसको शॉपिंग कर लिया करता था। वो ट्राई भी नहीं करता था कि उसके भी 2,000 रुपये और बच रहे हैं या बच सकते हैं, उसने कोशिश ही नहीं करी कस्टमर ने। इसी के साथ चेंजेस ये होने शुरू हुए कि कुछ साल तक कस्टमर्स जब ऑनलाइन परचेज करते रहे, तो कस्टमर्स को भी बहुत नेगेटिव फीडबैक्स वहाँ से मिलने शुरू हुए। एग्जैक्टली। पहला बताता हूँ मैं आपको फीडबैक जो नेगेटिव वहाँ से आया। कभी कोई प्रोडक्ट आ नहीं रहा, उसकी जगह कभी साबुन की टिकिया निकल गई, एग्जैक्टली सर अभी पत्थर निकल जाता था। हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस बहुत सारे केस मेरे घर में, मेरे पे। फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा। फिर वो मैं उनको बोलता भी था कि यार तुम्हारे घर में बंदा बैठा है, तुम हाँ उससे तो जी। पूछ लो यार, तुम सीधा ऑनलाइन चले जाते हो। प्राइस तक पता नहीं करते थे। मतलब अगर हमारे फैमिली मेंबर्स तक की अगर सोच चेंज हो गई थी, तो सोचो हम तो नॉर्मल पब्लिक को तो क्या ही बोल सकते थे। सही बात है। तो इवन ऐसे ये काफी केसेस आए थे गुड़गांव के अंदर, बेंगलोर के अंदर, राजस्थान, मतलब दिल्ली ऑलमोस्ट हर में स्टेट बहुत के सारे अंदर केसेस हैं। कि साबुन मंगवा, आईफोन मंगवाया, लाखों रुपए की पेमेंट हमने करी है साबुन की टिक्की आई सर है आप उसके कंज्यूमर अंदर। फोरम में कभी अगर चले जाते हो ना, हाँ जी। कंज्यूमर कोर्ट में, आपको 100 में से 80 केस यही मिलेंगे, ऑनलाइन से मैंने ये मंगाया, मुझे मिला ये, मुझे ये मिला, और अब वो रिटर्न भी नहीं हो वो रहा, रिटर्न भी उसकी नहीं हो रहा। पॉलिसीज, फिर वो केस लड़ता रहता है कस्टमर, 2 साल 3 साल 4 साल परेशान होता है, फिर वो जीत जाता है, बिकॉज कंज्यूमर हमेशा जीतता है। हाँ जी। तो कंज्यूमर जब जीत जाता है, लेकिन वो परेशान इतना हो चुका होता है ना कि वो कभी ना तो खुद ऑनलाइन परचेज करता है, ना किसी को कभी एडवाइस करता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भुगत भोगी हो चुका होता है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि वो वापस अब यहाँ पे कस्टमर्स क्यों आना शुरू हाँ हुए। जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है?
आपको एक फ़ोन चाहिए, आपने वो फ़ोन का ऑर्डर करा, अमेज़न से आपने ऑर्डर करा और अमेज़न ने आपको वो घर पे डिलीवर कर दिया। आपने डब्बा खोला, हाँ जी। आपने सिम कार्ड डाली, अब आप हो रहे हो परेशान कि मेरे फ़ोन का डाटा इसमें कैसे आए, इस पे स्क्रीन गार्ड कहाँ से लगवाऊँ। अब जब लेने जाओगे स्क्रीन गार्ड तो आप दुकान पे जाओगे, उसको बोलोगे डाटा ट्रांसफ़र कर दे, डाटा ट्रांसफर वो कहता है सर अगर हमारे से लिया होता तो हम कर देते हाँ सर, जी। इस पे तो नहीं कर पाएंगे इस पे सर। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब रिटेल में जब कस्टमर ऑफलाइन में या फिर जब मेनलाइन पे दुकान पे कस्टमर घुसना शुरू करता है तो वो देखता है कि यार एक तो मैं अंदर आया, मेरा इतने अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम करा, पानी पूछा, चाय कॉफ़ी पूछी, सब कुछ पूछा मुझे, फिर मेरे से इतने अच्छे तरीके से डील करा, मुझे समझाया कि मैं क्या ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। अगर वो गलत सोच के आया होता है तो हम उसको ये भी दिखाते हैं कि यार तुम ये चीज़ नहीं, आप ये चीज़ लो, एग्जैक्टली। आपके मतलब कि ये चीज़ है। एडवाइस होती है, एक एडवाइजरी उसको वहाँ पे मिलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद उसके पुराने फ़ोन का डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, उसको लगा यार सारे काम तो यहाँ पे हो रहे हैं, रेट भी ऑनलाइन से सस्ता मिल रहा है, सबसे बड़ी बात रेट भी ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। और कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स पे, मेनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वो उसको सब चीज़ें मिलनी शुरू हुई, उसने देखा कि स्क्रीन गार्ड भी लगा के दे रहे हैं, कवर भी दे रहे हैं, सब कुछ करा के बिल्कुल फुल पैक दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, फेस टू फेस मिलना, एग्जैक्टली। एक दूसरे के साथ मुलाकात करना, आप एक दूसरे से मिलते हो, आपस में एक टर्म्स बनते हैं, आप लोगों के रिलेशंस बनते हैं, फिर वो जुड़ते हैं, फिर वो काफ़ी लंबे चलते हैं कस्टमर्स के साथ। आज भी जो कस्टमर्स हमारे पास हैं, मेरे साथ वो एक कस्टमर ट्रस्ट बन 15 जाता 15 है 20 20 सर। साल से जुड़े हुए हैं। अब कस्टमर जब आएगा, जब हमसे मिलेगा, वो दोबारा कहीं नहीं जाता। ठीक है, ये ट्रेंड बहुत, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये जितने भी अच्छे शॉपकीपर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को कभी छोड़ते भी नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को दे रखा, कस्टमर भी नहीं जाता उसके उनके अलावा सही किसी के बात। पास। तो कस्टमर को सिर्फ क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और अपना कोई जितना भी हेडेक है परचेजिंग के बाद का, वो नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए। वो चीज़ें सारी उनकी अब मेनलाइन स्टोर्स के ऊपर ही दूर होती है। एग्जैक्टली। तो अब तभी क्राउड जो पहले ऑनलाइन पे ज्यादा शॉपिंग करता था बिल्कुल वो बिल्कुल मेन लाइन स्टोर्स पे। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल एक चीज आज भी जो जेनजी जनरेशन में मैं देखता हूँ कि जब ये जो एप्पल की सेल आती है, राइट, और जो दिवाली सेल आती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, तो सर वो काफ़ी वेट, इवन मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो वेट करते हैं सेल आने का, राइट। तो सर अब तो शायद से प्राइस जो है वो तो मेन लाइन स्टोर पे और ऑनलाइन स्टोर पे सेम हो गए हैं, तो फिर भी मतलब देखो, मैं ना कैसे? आपको इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ। हाँ जी। पहली बात, जो ऑनलाइन सेल आती है ना, हाँ जी। अगर वो कहते हैं कि हमने 100 करोड़ की सेल करी, 3 दिन के बाद उन्होंने डिक्लेयर करा कि जी हमने इन 3 दिन की सेल में 100 करोड़ की सेल करी, 100 करोड़ की सेल में से 80 करोड़ की जो सेल होगी ना, वो खरीदते हैं एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? एग्रीगेटर्स होते हैं जो मार्केट में विदाउट बिल वाला काम कर रहे हैं, सेम बिजनेस का। मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं करता, जूते, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पे बिकती हैं सेल के टाइम पे। मैं मोबाइल की बात करता हूँ, तो मोबाइल में क्या होता है, कुछ एग्रीगेटर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन से परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में उसको विदाउट बिल, विदाउट जीएसटी वो मार्केट में उसकी फिर सेल शुरू होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप कभी सोचना, एक कंपनी, फॉर एग्जांपल ले लो आप एप्पल, आपने एप्पल का नाम लिया, हाँ जी। वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे एक प्रोडक्ट निकालती है 70,000 का, और वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर्स के अंदर 80,000 का मिल रहा होता है, 10,000 का फ़र्क आ रहा होता है। वो क्यों फ़र्क डालेगी? हाँ जी। वो हमारे साथ पूरे साल काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, आगे भी कितने साल तक उसने हमारे साथ काम करना है। तो आप ये सोच के देखो वो फ़र्क क्यों डालेगी? फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आप, बहुत बड़ी जनसंख्या है हिंदुस्तान में, ठीक है ना, फ़ोन्स यूज़ होते हैं, फ़ोन रिप्लेस भी होते हैं। आप जब सर्विस सेंटर में जाते हो, आपके फ़ोन में जरा सी भी दिक्कत आती है, कंपनी आपको नया फ़ोन देती है। एग्जैक्टली। उन पुराने फ़ोनों का क्या करती है? कभी कुछ सोचा आपने? सर जो रिफर्बिश जो बोला एक्चुअली जाता क्या था, पहले वो कंपनियां उसको रिफर्बिश के नाम से बेचा करती थी, हाँ जी। सस्ता करके, तो बिकते नहीं थे, ओके। क्योंकि लोगों को लगता था कि रिफर्बिश क्यों लूँ, मैं तो नया लूंगा। सर फिर ये तो स्कैम चल रहा है सर। स्कैम नहीं कह सकते, देखो स्ट्रेटेजी है उस कंपनी की। मैं पर्टिकुलर किसी एक सिंगल ब्रांड की ये बात नहीं करता, ये एक स्ट्रेटेजी है। आप मानोगे नहीं, मेरे पास कस्टमर कभी कोई ऑनलाइन से फ़ोन लेके आता था कि भैया इस पर स्क्रीन गार्ड लगा दो, आपसे सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने वहाँ से ले लिया। हम जब स्क्रीन गार्ड लगा रहे होते थे ना, तो हमें डिस्प्ले पकड़ के पता लग जाता है कि डिस्प्ले बदली हुई है इस फ़ोन की, या डिस्प्ले बदली हुई होती है, पीछे का ग्लास बदला हुआ होता है, कैमरा ग्लास चेंज होता है, कहीं ना कहीं एक माइनर सा डेंट हमें नज़र आ जाता है। मैं तो पूछ भी लेता हूँ कस्टमर से कि डेंट आपसे पड़ा है? कहते नहीं नहीं भैया, मैं तो डब्बा अभी खोला है। उनको पता ही नहीं चलता कस्टमर को कि वो क्या चीज़ ले चुके हैं। सस्ता कैसे मिलता है? सस्ता ऐसे मिलता है।
वो फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। अब होता क्या है, वो बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो चुका होता है। देखो बहुत बड़ी जनसंख्या, मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में, वो जो इतना ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, अच्छा ये सेल पूरे साल क्यों नहीं चलती? ये स्टॉक इकट्ठा करते रहते हैं, मुश्किल फिर से साल में एक इसका या 2 बार। आपस में इन लोगों का वो चलता है, एक तरह से मांड वाली कह लो। अमेजोन को बुला लिया, फ्लिपकार्ट को बुला लिया कि हाँ भी कौन खरीदेगा इसको, कितने में खरीदोगे। सही है। जो उसका पूरा स्टॉक वो खरीद लेता है, वो एक्सक्लूसिवली उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर बेचना देता है। शुरू कर देता है। ये होता है। तो मतलब फिर आप एक अच्छा, तरीके उसमें से कंपनी ये सपोर्ट करती है कि एटलीस्ट कस्टमर को वारंटी की परेशानी ना हो, तो पूरी 1 साल की वारंटी मिल जाती है। नया कह के बिक भी गया, नया है नहीं बट नया कह के बिक भी गया। अब कंपनी की ये सपोर्ट है कि हम तुम्हें ये माल दे देंगे, हम तुम्हें ये सपोर्ट कर देंगे, तुम लोग इसको जैसे मर्जी जितने मर्जी का बेचो, खत्म करो इस माल को, ओके। हमारे पैसे रिकवर करने हैं हमने। अब वो प्रोडक्ट अगर बाई चांस मान लो वो हमारे पास लेके आते हैं कि यार ये हम मेन लाइन स्टोर्स पे क्यों ना बिकवा लें सस्ते में, लेकिन मेन लाइन स्टोर वाला ना बहुत समझदार होता है, बहुत समझदार। वो बेचता नहीं है। उसको पता है जब वो डब्बा कस्टमर के सामने खोलेगा ना, और कस्टमर के सामने वो चीज कस्टमर ने पकड़ ली, तो दुकानदार की दुकान की रेपुटेशन मिट्टी, इमेज उसी टाइम मिट्टी। अमेज़न फ्लिपकार्ट को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने तो आजकल कंडीशन भी ये डाल दी कि आप फोन वापस ही नहीं कर सकते। पहले तो आपकी रिटर्न पॉलिसी हुआ करती थी ना, अब रिटर्न पॉलिसी नहीं है, अब रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं है, अब सीधा सर्विस सेंटर है। आप सर्विस सेंटर जाओ, वो जो बोलेगा आपको वो बात माननी पड़ेगी। आपकी वो मंगा ली तो चीज हो गई, या फिर आप लीगल लड़ाई लड़ लो, आप जाओ कोर्ट में, आपको वहां से सोल्यूशन मिलता है और कोर्ट सोल्यूशन देता है। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, कंज्यूमर की हमेशा जीत होती है ऐसी जगह, कंज्यूमर की सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है, ज्यादा सुनी जाती है। कुछ कस्टमर्स तो आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, वो ऑनलाइन से मंगाते हैं, उसकी पूरी वीडियो शूट करते हैं। अगर 100 बंदे वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो 50 बंदे तो उसी टाइम फर्क पकड़ लेते हैं, बट 50 बंदे जो हैं थोड़े इनोसेंट हैं, नहीं पकड़ पाते, उनको नहीं पता लग पाता। डिस्प्ले के अंदर आप वाइट डिस्प्ले देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि बड़ी अच्छी डिस्प्ले है, एक कोने में हल्का सा शेड होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जिस टाइम आप उसकी रीसेल करने जाओगे ना, आपको शॉपकीपर बता देगा कि सर इसमें शेड है, ये नहीं हम लेंगे। कस्टमर कहेगा मेरे से कुछ टूटा नहीं, मेरे से गिरा नहीं, ना पानी गया, कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे पता शेड कैसे आया? आप सर्विस सेंटर में दिखा लो, हम क्या कर सकते हैं इसमें? कस्टमर उस टाइम सोचता ही नहीं है बात, बस देखता सस्ता मिल गया, बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जैसे कोई सेल आती है, मेरे कस्टमर्स का फोन आता है, भैया ये वाला फोन इतने का मिल रहा है, आप कितने का दोगे? मैं उसको बोलता हूँ भैया मेरे पास तो यही रेट था, यही रेट है, इसके ऊपर ये हमारे ऑफर्स हैं, ये हमारी स्कीम है, मैं मैक्सिमम इतना डिस्काउंट कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि उससे भी सस्ता मिल रहा है, तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बेकार जाता है, बट आपने भी लेके देखना तो एक बार लेके देख लो, कम से कम नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पे विश्वास कर लो। मैं अपने कस्टमर को यही बात बोलता हूँ। सही बात है। तो फिर आप एट द एंड ये कहना चाहते हो कि जो सेल्स आती हैं, राइट, जो बेसिकली दिवाली ऑफर और जो बोनस के नाम पे जो होती है, इनमें अपन को ज्यादा परचेसिंग नहीं एक्सटेंसिव नहीं करनी चाहिए और ज्यादा विश्वास। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं करनी चाहिए, बट अब कस्टमर बहुत समझदार हो चुका है, वो नहीं कर रहा है। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब वो सिर्फ क्या हो रहा है, आपका एग्रीगेटर्स परचेज कर रहे हैं। अब एग्रीगेटर्स जब परचेज कर लेते हैं ना, वो किसी भी दुकान पे जो विदाउट बिल वाले जो बेच देते हैं, छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें ऐसी खुली हुई हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट है, दिल्ली में ही है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, हर जगह ऐसी मार्केट, हर स्टेट की एक मार्केट होती है, वहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं, वो लेते हैं ये सारी, उनको सस्ते से मतलब होता है, उनको किसी चीज़ से मतलब, एग्जैक्टली, उनको बिल नहीं चाहिए, उनको GST नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उनको, ये फ़र्क होता है। एग्जैक्टली। और सर आजकल मार्केट के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड के अलावा काफ़ी ऐसे स्टोर्स इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गए हैं जो आप लेने तो जाते हो आईफोन, और आईफोन के साथ में आपको 5 गिफ्ट और दे देते हैं, 10 गिफ्ट और दे देते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, बाहर से लोगों को बुला के उनसे पैसे लेके कि हाँ एक ये ले ले, एक ये ले ले, एक ये ले ले, एक ये ले ले। तो सर एक आईफोन में कहाँ इतना मार्जिन होता होगा कि वो एक आईफोन लेने के साथ साथ के अंदर, या फिर एक मैकबुक या जो भी XYZ लेने के साथ साथ में 10 चीज़ें और उनको दे सकते हैं? क्या सर इसकी पीछे की सर सबको जाननी है, इसके पीछे का क्या है ऐसा उनके पास में, वो क्यों ये ऐसा कर पा रहे हैं? देखो मैं बोल तो दूंगा ये बात, बट बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी यार। अच्छा, बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है, मार्जिन तो देखो हर प्रोडक्ट में होता है, हाँ, ठीक है ना, बट इतना नहीं होता कि इतने गिफ्ट दिखा देते हैं। अच्छा मैं आपको गिफ्ट्स का एक बहुत बड़ा स्कैम बताता हूँ पहले कि गिफ्ट्स का होता क्या है।
ये गिफ्ट्स क्या हैं? हम्म। ये गिफ्ट्स वो गिफ्ट्स हैं जो किसी काम के नहीं है। अच्छा। बहुत ही घटिया थर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, हल्के ना, मतलब उनमें एक जान है। अगर बैग की बात करो तो बैग बनवा रखे हैं 100 रुपए वाले, अपना नाम लिखवा देते हैं उसके ऊपर। बर्ड्स होते हैं सबसे सस्ते, चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं। गफार मार्केट कभी जाओ तो आप देखोगे यार मैंने ये गिफ्ट लिए हैं यार, ये गिफ्ट तो 500-700 रुपए में सारे आ जाते हैं यार। और वो क्या बता रहे हैं कि हम आपको 10,000 के गिफ्ट दे रहे हैं, के गिफ्ट्स दे रहे हैं, और एक्चुअल वर्थ उस प्रोडक्ट की 500-700 1000 रुपए भी नहीं है। अच्छा, अब कस्टमर क्या करता है, 10,000 रुपए के देख रहा है गिफ्ट मिल रहे हैं, वो प्राइस भी कम नहीं करा पाता। मतलब अगर उसको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, मतलब एग्जांपल लेके चलो, एक प्रोडक्ट 35,000 रुपए का है, उसको पता है 35,000 का प्रोडक्ट मुझे 10,000 के गिफ्ट साथ में मिल रहे हैं, मुझे तो 25,000 का पड़ा, वो दिमाग में ये लेता है। उसको ये नहीं पता कि 35,000 का प्रोडक्ट उसको 32 का 31 का मिल सकता था। उसने सिर्फ 500-700 के ऐसे गिफ्ट्स का लालच उसको ऐसा दिखा दिया, जो उसके दिमाग में डाल दिया कि ये 10,000 के गिफ्ट है, उसके सबकॉन्शियस पे हो गया सर। बस। और सर एक जनरेशन इंडिया के अंदर ऐसी भी है जो सिर्फ साथ लेने तो जाते हैं, बट उसकी वीडियो के लिए ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि हाँ बिल्कुल, भाई बिल्कुल, हम जाएंगे, बिल्कुल, हमारी भी वो बिल्कुल, वीडियो बनाएंगे और वो फिर अपने सोशल्स पे बिल्कुल, पोस्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत सर, सही पॉइंट मैंने बोला आपने। ऐसी भी देखी हैं जो बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, कहाँ कहाँ से लोग अपने मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेने के लिए आते हैं सिर्फ वीडियो के लिए कि भाई मैं वीडियो में आ जाऊं, मैं वीडियो में आ जाऊं। और जो बेचने वाले हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे पर्सनैलिटी बना दिया है कि जिनसे मिलने के लिए लोग ऐसे कि हाँ मैं बहुत बड़े लोग से मिल गया, बहुत बड़े पर्सन से। देखो होता क्या है ना, ये जो अब सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है ना, हाँ जी, ये इस लेवल पे चली गई है ना कि लोगों को ये बड़ी अच्छी लगने लग गई है। हाँ जी। एक्चुअल में ना इसकी असलियत किसी को पता तो है नहीं। उनको लगता है कि हम वीडियो में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा वीडियो में आ जाओगे तो यार, कोई बहुत बड़ी बात है। आप खुद अपनी वीडियोस बनाओ ना यार, एग्जैक्टली, आप कमाओगे भी उससे यार, आप वो काम करो ना, ज़्यादा बेटर है। अब चक्कर क्या है, लोगों ने इतना ज़्यादा इसको मतलब हाइप कर दिया है ना, जैसे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, होता क्या है, कस्टमर वहाँ पे जाता है, 80 to 85% कस्टमर वहाँ से निराश होकर वापस आता है। जिन लोगों की वीडियोस आप देखते हो जो ऐसे बन रही हैं कि यहाँ से आए हैं वहाँ से आए हैं, उन लोगों की कभी नेगेटिव वीडियोस भी देखो यूट्यूब पे, वो भी अपलोडेड है, जिसमें कि वो लोग ये बता रहे हैं कि ये तो पागल बना रहा है यार, इतनी भीड़ लगा रखी है, खाम हम यहाँ पे लेके आ गए, ये कोई तरीका थोड़ी है यार, ये तो फ़ोन भी महंगा दे रहा है, ऊपर से गिफ्ट भी बड़े घटिया क्वालिटी के दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अटेंड ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है अटेंड ही नहीं कर रहा, मिल ही नहीं रहा, और भीड़ ऐसे लगी हुई है जैसे कि कोई मतलब पता नहीं राशन बट रहा फ्री का। और लोग क्या होते हैं ना, वो मतलब कुछ एक वीडियो से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार यही करना है, वो करके पछताते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बट 150 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान की, सब ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, सब एक टाइम पे सब शांत हो जाएंगे। बट एक्चुअल में सारा ये फेक है, बहुत गलत है, बहुत गलत हो रहा है। जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं सर, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है? देखो, प्रोडक्ट की जहाँ तक की बात है ना, तो जिन लोगों ने ये मतलब इस तरीके से अपने आप को मतलब ऊपर लेके आए हैं, आज बहुत सारे फॉलोअर हो गए उनके, मिलियंस में हो गए फॉलोअर, तो उन लोगों ने प्रोडक्ट सही तो नहीं दिया था। उन लोगों ने विदाउट बिल वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि सर वो बिल देते नहीं थे, ना हाँ जीएसटी जी। था, ना कुछ था। अब एग्जांपल फॉर प्रोडक्ट, मतलब मान लो एक प्रोडक्ट विद बिल आपका 1 लाख का मिलता है, तो वो 80,000 का सेल कर रहे थे, क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था, यूएस का, चाइना का, जापान का, हांगकांग का, बड़ी जगहों से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो लोग वो सेल कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या होता है ना, कस्टमर ने देख, अब उसको मान लो 80 का बेच रहा है ना, वो तब भी 10,000 रुपये बचा रहा है, ओके, बट उसको दे क्या रहा है, 1,000 रुपये के 12 गिफ्ट, 15 गिफ्ट। हाँ जी। तो वो एक तरह से ना, अच्छा वो कस्टमर बिल मांग ले तो कच्चा बिल बना के दे दिया। बट ऐसे लोगों पे ना गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, उनको सबक भी मिला है। लेकिन अब जितने इतने बड़े लोग हो जाते हैं ना, ये मतलब अपने आप को मतलब इतना बड़ा दिखा देते हैं, तो इनकी सेटिंग भी हर जगह हो जाती है, फिर हर जगह पे हो जाती है। उन्होंने देखा कि यार मैंने अगर महीने का 10 लाख रुपए यहाँ से कमा लिया है, अगर कहीं देना दूना पड़ भी गया तो कोई नहीं, देख लेंगे यार, मैं ऐसे इतना ओपनली तो नहीं बोल सकता। हाँ सही है, बट ये चीजें होती है। ओके, तो प्रोडक्ट जेन्युइन तो नहीं मिलता। जेन्युइन प्रोडक्ट का मतलब मेरा उससे है जिसका आप प्रॉपरली एक जीएसटी बिल बनाकर दे पाओ, इंडियन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, मतलब आप इंडिया में परचेज करो तो वो इंडिया का होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखी होनी चाहिए, वो होता है एक जेन्युइन इंडियन प्रोडक्ट, है ना, जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट के सारे रूल्स
और रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप अगर वो नॉन मतलब इम्पोर्टेड फोन्स अगर आप देने लग जाओगे तो वो तो देखो, मैं तो नहीं मतलब उस चीज़ को प्रमोट करता, मैं तो उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ओके, तो सर फिर तो उनकी जो गारंटी वारंटी जो कंपनी देती है वो भी शायद से इतनी देखो क्या है ना, कुछ ब्रांड्स के साथ क्या होता है, इंटरनेशनल वारंटी होती है, वो वारंटी के लिए मना कर नहीं सकते कस्टमर को, उनके ब्रांड की इमेज का सवाल होता है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही मार्केट में ऐसा कर रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल वारंटी है। अगर आज आप इंडिया से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी वारंटी पूरे आपको पूरे वर्ल्ड में मिलती है। इसी तरीके से वो कोई भी कंट्री का प्रोडक्ट है, उसकी वारंटी आपको पूरे पूरे वर्ल्ड में मिलेगी। तो इसलिए इंटरनेशनल वारंटी देने के लिए कोई मना नहीं करता। और एक ब्रांड जैसे मैं बता ही देता हूँ, एप्पल है, तो वो वारंटी देता है, उसको वारंटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल की भी जरूरत नहीं है, वो IMEI नंबर से अपना ट्रैक कर लेते हैं वारंटी, वो वारंटी दे देते हैं। ओके सर, ये जो मार्केट चल रहा है ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट का ही चल रहा है या फिर बाकी कंपनीज लाइक सैमसंग है या फिर Realme है मोस्टली या एप्पल, मोस्टली एप्पल, मतलब अब ये मान के चलो 80% एप्पल, कुछ परसेंट अब इसमें सैमसंग भी आ गए, जो कोरिया से चाइना से जिनका स्टॉक आना शुरू हो गया है उसको, बट वो मुझे लगता नहीं कि वो उस हिसाब से अचीव कर पाएंगे इसको जैसे एप्पल के, क्योंकि फीचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट सैमसंग में वो फीचर्स सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी रहती है। Okay. जैसे कि सैमसंग के जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें कॉल कॉन्फ्रेंस का फीचर नहीं होता, अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं होता, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी कुछ ऐसा होता है, जैसे दुबई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें फेस टाइम का ऑप्शन ही नहीं होता। ऐसा भी होता है? हाँ, और जितने ये जो मतलब सस्ता समझ के ले लेते हैं ना, इनको 6 महीने बाद तो जाके पता लगता है। ओके, जब उनको पता लगता है कि फेस टाइम भी कोई फीचर है, वो जब करना चाह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं रहा है ये, फिर वो चल सर्विस क्यों सेंटर रहा है? जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं यार ये UAE का प्रोडक्ट है, इसमें कहाँ से होगा, सही बात आप ही नहीं खरीदा हुआ, आप देखो इसको कैसे करना है, हाँ जी। ये होता है। सर आप इस इंडस्ट्री में 20-25 साल से हो, है ना, तो अभी एक चीज़ अपन देख पा रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट का थोड़ा सा वापस से मार्केट डाउन हो रहा है और सैमसंग मार्केट में एज अ बेटर और एज अ स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, तो ये एक थोड़ा सा स्विच चल रहा है आई गेस। देखो ऐसा नहीं है, एप्पल डाउन तो नहीं हो नहीं, रहा। डाउन इन द सेंस कि जैसे कि जैसे कि हाई प्रोफाइल लोग बेसिकली, तो वो थोड़ा सा सैमसंग को ज़्यादा एक तरीके से वो दे रहे देखो हैं और चक्कर क्या सैमसंग। हुआ है, हाई प्रोफाइल लोगों की हम बात करते हैं तो वो लोग जब पहले फ़ोन लिया करते थे ना, तो वो एप्पल का फ़ोन इसलिए लिया करते थे, या फिर मतलब महंगा या अच्छा फ़ोन इसलिए लिया करते थे क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। फिर जब आप देखते हो कि ये प्रोडक्ट तो यार इतना आम मिलने लग गया है, मान के चलो एक मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूँ और मैं एप्पल का एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ सबसे महंगे वाला, फिर आप बाहर निकले, आप देख रहे हो आपका ड्राइवर भी वो यूज़ कर रहा है यार, फिर आप कहीं और गए, आपका वेटर भी वही यूज़ कर रहा है यार, उसकी एक्सक्लूसिविटी, उसकी जो प्रीमियमनेस है वो ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। तो फिर अब उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ब्रांड। दूसरे ब्रांड में क्या आता है, फोल्ड, फोल्ड के जैसे नए मॉडल आ गए, फोल्ड 7 आ गए, फ्लिप 7 आ गए। तो ये चीज़ें ना कस्टमर को बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, जो इस लेवल के कस्टमर है, हाँ जी। तो वो उसको छोड़ के फिर वो इसमें तभी शिफ्ट होता है। आपके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट वाइज में पूछना चाहूँ तो कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है? देखो फीचर वाइज, कंपैटिबिलिटी वाइज मैं तो सैमसंग को बेस्ट मानता हूँ, ओके। ठीक है ना। एप्पल भी कम नहीं है, एप्पल सबसे सिक्योर डिवाइसेस होते हैं, सबसे सिक्योर डिवाइसेस अगर आज के डेट में कोई हैं तो वो एप्पल के हैं। बाकी भी जितने ब्रांड हैं, मिडिल सेगमेंट ब्रांड है, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी, MI, मोटरोला बहुत अच्छा कर रहा है। मोटरोला ने इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ पकड़ी है, वो ऐसे जैसे वापस आया है इंडस्ट्री में तो ऐसे आया जैसे बादशाह है, वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जाता रहेगा, वो जिस हिसाब से चल रहा है वो बहुत प्रोडक्ट में ऊपर दम जा रहा है है, मोटरोला बहुत दम है प्रोडक्ट में। उसने मिडिल सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की बैंड बजा दी है, ओके। इतना ज़बरदस्त, उनके पास माल शॉर्ट हो जाता है, वो इतना सा बनाते हैं और सारा ख़त्म कर देते हैं। मोटरोला इस टाइम बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, जैसे सर मार्केट में वन तो आपको प्लस पता और नथिंग भी है मार्केट के अंदर। है, वन प्लस नथिंग भी, मतलब देखो ये सब अभी वन प्लस के साथ तो बीच में कोई इंसिडेंट हो गया था तो वो तो फुल स्टॉप ही लग गया था उसका 6-7 महीने, वो ग्रीन स्क्रीन का जो आया, और लेकिन उन्होंने वो चेंजेस करे, इम्प्लीमेंट करा, और अपने ग्रीन स्क्रीन अगर 5 साल पुराने कस्टमर की भी आ रही है तो उसको चेंज करके देना शुरू करा। ओके। तो दोबारा वो मार्केट में अब आए हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वन प्लस बहुत अच्छा कर रहा है, दोबारा पिकअप कर चुका है। पिछले 1 साल से आप देखोगे तो वन प्लस ने भी दोबारा पिकअप करा है। नथिंग भी अच्छा कर रहा है, हालांकि उसने भी एक डिवाइस लॉन्च कर दिया नथिंग 3, अच्छा। मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा लॉन्च कर दिया है, ओके। 80-90 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट, ओए होए। मेरे को तो समझ में नहीं आता।
ओके बाकी ठीक है, कोई कस्टमर है उनका कोई फ़ैन है तो वो ज़रूर लेगा उसको। प्रोडक्ट में कमी नहीं है, बट थोड़ा-सा इस ब्रांड में इतना पैसा खर्चने के लिए कस्टमर सोचता है। तो ठीक है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट में कमी नहीं है, सर बट इतना एक महँगा नहीं और है। अलग चीज़ पे डिस्कस करते हैं बताइए। थोड़ा सा। सर ये जितने भी अभी ब्रांड्स की अपन बात कर रहे हैं, एप्पल की, वीवो की, सैमसंग की, और भी नथिंग और वन प्लस भी अपन ने लिया है, सर इसमें से एक भी ब्रांड अपन को इंडिया का नहीं देखने को मिलता है। तो सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या रीज़न है अपन खुद से ये सारी चीज़ें ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, या देखो, तो अपने पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, या टेक्नोलॉजी अगर अपन कहीं से ऑन बोर्ड कर भी लें तो ब्रांड क्यों चक्कर नहीं क्या है, बना पा मान रहे हैं? लेता हूँ मैं आपकी बात कि इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, हाँ जबकि जी, हालाँकि लावा ब्रांड अभी चल रहा है इंडिया का, जो हाँ मार्केट में है, हाँ जी, बहुत कम है, बहुत कम। बहुत लिमिटेड है। हुँ, कभी-कभी एक मॉडल लॉन्च करते हैं तो वो बिक हुँ, जाता है उनका। इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स हुआ करता था, हुँ, उसने भी वापस इसमें दोबारा आने की कोशिश करी, बट वो भी किसी हुँ, कारण नहीं सक्सेस हो पाए। हुँ, अब दिक्कत क्या है, जितने भी ब्रांड्स हैं ये हैं तो चलो बेसिक इनका जो बैकग्राउंड है वो चाइना है, चाइना है, बट अब यूएस है, सबका ना मेड इन जापान है। इंडिया हो चुका है। हाँ जी। सबके सेटअप्स जो है ना वो इंडिया में ही है। अब इतने बड़े-बड़े सेटअप अगर वो यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो हुँ, कोई नया ब्रांड, अब आप बेशक उसको चाइनीज़ ब्रांड बोल लो, हुँ, हुँ, बट एक्चुअल में वो इंडिया में बना रहा है। हुँ, वो इंडिया को लेबर भी दे रहा है, इंडिया के साथ काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। हुँ, मतलब कितनी ज़्यादा वर्क वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लोगों को, मतलब एग्ज़ैक्टली। बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब हुँ, ये लोग तो मतलब इस तरीके से भी चलते हैं कि इन्होंने तो मतलब लेडीज़ को भी बहुत अच्छा काम दिया हुआ है, जो अपनी फैक्ट्री में देते हैं हुँ, ये। हुँ, तो सारे सेटअप ना इंडिया में हैं, तो वो ऐसी वाली बात है नहीं कि इंडिया का वो ब्रांड है कि कहाँ का है। मोस्टली ब्रांड चाइना के हैं। हुँ, सैमसंग कोरियन ब्रांड है, कोरियन आपको ब्रांड। पता ही है। हुँ, मोटोरोला अमेरिकन ब्रांड है। हुँ, एप्पल भी कैलिफोर्निया से ही है। अमेरिका से ही है बेसिकली। बाकी सारे राइट। बेसिक तो चाइना ही है। हुँ, हुँ, मतलब हमें भी पता है ये बात कि, लेकिन सबका अगर सेटअप इंडिया में आ चुका है ना, हुँ। तो हमारे लिए तो फिलहाल वो भी इंडियन ब्रांड्स ही हैं। इंडियन ब्रांड्स हो गई हैं हाँ। अभी। ठीक। सर जैसे कि आपका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट कौन सा आप कंसिडर करते हो? जैसे कि आप एसेसरीज भी देते हो साथ के अंदर, फ़ोन भी आपके पास में आपका होट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो देखो, अगर मार्जिन वाइज मैं अगर कोई अपने किसी बिजनेसमैन को ये देखना हो, जो मान लो, अगर मान लो मुझे पर्सनली अगर फ़ोन का काम स्टार्ट करना है, फ़ोन का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मेरे लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? किन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखनी चाहिए? और फ़ोन के साथ-साथ के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे मैं अपना मार्जिन अच्छा निकाल सकता हूँ? देखो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बात तो शेयर करूँगा नहीं आपको। नहीं, पहली थोड़ा बात बहुत तो आप देखो, गाइड मार्जिन्स का तो मैं बेसिक। शेयर नहीं करूँगा। हाँ जी। हर किसी का अलग-अलग रहता है और टाइम बाय टाइम चेंज भी होता रहता है। ये कोई फिक्स्ड मार्जिन वाली चीज़ है ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात आपने कही कि अगर किसी को शुरू करना हो तो शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपकी ना उसमें दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, हुँ, हुँ, अगर आपको टेक्निकल इंटरेस्ट नहीं है, आपको घुसने की आदत नहीं है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कैसे अपने आप को एकदम से चेंज करना है, मतलब मार्केट में रहने के लिए ये चीज़, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि हर महीने आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता अपग्रेड है, करना पड़ता नई है। तो चीज़ें ये लानी पड़ती हैं। चीज़ें अगर नहीं हैं, तो मैं तो हुँ, किसी को एडवाइस नहीं करूँगा करने के लिए। सिर्फ ये ना देखें कि हुँ। मार्जिन है और प्रोडक्ट लिया और बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, 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 हुँ। तो सर मार्केट में कुछ डीलर्स हैं जो बेसिकली रिफर्बिश्ड फ़ोन को नया बता करके बेच देते हैं। तो सर इसमें कस्टमर्स कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा बेकार है, कौन सा नया है, कौन सा रिफर्बिश्ड है? देखो, रिफर्बिश्ड फ़ोन जो बिक रहे हैं मार्केट में, उनका बिज़नेस बहुत बढ़ चुका है। हुँ, जो तो ये कह के बेच रहा है कि ये रिफर्बिश्ड है, हुँ, मैं तो हुँ, उसकी तारीफ़ करूँगा भाई। वो बोल के बेच रहा है कि रिफर्बिश्ड है और कस्टमर समझ के ले रहा है कि रिफर्बिश्ड है। ओके। जो ये कर रहे हैं ना, रिफर्बिश्ड को नया बोल के बेच रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, 100% बैटरी हेल्थ, हुँ, 100% हुँ, न्यू, हुँ, हुँ, हुँ। वो बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत का। क्योंकि चक्कर क्या है ना, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से चेंज हो जाती हैं। हुँ, आपकी अगर फ़ोन की बैटरी हेल्थ 80% दिखा रहा है, हुँ, तो एक सॉफ्टवेयर कई सारे मार्केट में ऐसे आते हैं ना, आप उसके टूल के थ्रू यूज़ करो, तो उसको 80 की जगह 100 कर दो, ओए होए! और कस्टमर को दिखता है कि 100% बैटरी हेल्थ हो गई, है ना, मैंने नया फ़ोन ले लिया। हुँ, सबसे बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं, और ये वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं। हुँ। सही बोल के बेचने वाले लोग कम हैं। कम हैं। जो कम बेच रहे हैं उनका बिज़नेस कम है। जो ये फ्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं, ये बिज़नेस भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, एक जगह टिक के काम कर नहीं पाते। ये आज यहाँ है तो कल वहाँ है, क्योंकि इनको ना बाद में उन कस्टमर्स को फेस भी करना पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक तो फेस कर लेंगे, बट उसके बाद जो उनके कस्टमर पुराने हो जाएंगे, चक्कर काटने शुरू करेंगे, भाई क्या दे दिया मेरे को, तब वो किसको जवाब देंगे। तो इसलिए अपनी वो डेस्टिनेशन जगह भी चेंज करते रहते हैं।
एग्जैक्टली सर, आजकल ना कस्टमर्स ऑनलाइन प्राइस को कंपेयर करके ऑफलाइन के साथ में बीट करते हैं। अगर जब वो दुकान पे भी आते हैं तो वो पहले ये चेक करते हैं कि ये सेम चीज़ जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ तो उसका ऑनलाइन प्राइस क्या है। काफ़ी बार ऐसा अपन को देखने को मिलता है कि ऑनलाइन शायद से थोड़ा सा कम होता है। तो सर फिर कैसे कस्टमर्स को अपन कैसे डील करते हो आप? देखो मोस्टली तो मैच्ड होते हैं प्राइजेस, बट जब कभी कम होता है ना तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न है। ऑनलाइन पे मोबाइल फोन्स जब सस्ते मिल रहे होते हैं, कंपनी इसको डिक्लेयर नहीं करती, ओके। बट एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको बताने वाला हूँ मैं। ये प्री एक्टिवेटेड फोन्स होते हैं। ये वो फोन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके होते हैं। कंसिडर करके चलो एक बात को, मेरे पास एक ऑफर है, मेरे को ये 50 पीसीस अपने पास अगर मैं सेल कर देता हूँ तो आज मैं अगर इसको 10,000 का बेच रहा हूँ तो मैं इसको 8,000 का बेच सकता हूँ। 50 पीसीस में मुझे वो स्कीम मिलती है। बट 50 पीसीस मेरे नहीं बिक रहे, बट मैंने उनको एक्टिवेट कर दिया, किसी की भी सिम डाल के या कुछ करके उसको एक्टिवेट कर दिया, उसकी वो कॉस्ट मैंने निकाल ली। अब वो प्रोडक्ट्स जब ऑनलाइन बिकते हैं ना तो वो प्री एक्टिवेटेड फ़ोन होते हैं, जो कि सबसे खतरनाक फ़ोन है मार्केट में जो बिक रहे हैं इस टाइम, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वाले ही बेच रहे हैं चीज़ें। वो प्री एक्टिवेटेड फ़ोन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? वो शायद पहले से स्टार्ट हो चुका होता है, उसका जो बाद का इम्पैक्ट है ना वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा। अगर गलती से वो पहले से जो एक्टिवेट हो रखा है और वो किसी ने यूज़ कर लिया किसी गलत काम में, ये एक नेशनल थ्रेट है। ओके। मान लो किसी ने उससे फ्रॉड कर रखा है, किसी के पैसे बैंक से खाली कर दिए हैं, किसी को मतलब किडनैपिंग की कॉल कर दी है, या फिर आप लेके चलो किसी का मतलब कोई भी मतलब वो बहुत गलत मतलब कॉल्स होती हैं आज के, रैंसम्स वगैरह के बहुत चीज़ें होती हैं, और आजकल तो बहुत चल रहा है ये सब कुछ। ये जितने भी कर रहे हैं ना, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जितने भी मार्केट में हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये इन्हीं फ़ोनों से कर रहे हैं, प्री एक्टिवेटेड फ़ोन से। क्योंकि पहला सिम किसी और का डाला होता है, अगर कल को पकड़ा गया तो वही पकड़ा जाएगा। बहुत तगड़ा खेल है ये, बहुत तगड़ा खेल है। ये जो प्री एक्टिवेटेड फ़ोन है ना, ये सस्ते वही मिल रहे होते हैं, तो बिलीव नहीं करना चाहिए। कस्टमर क्या होता है ना, कस्टमर जैसे मंगा लिया ऑनलाइन 300 400 500 ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 500 मान लो, 1000 रुपये मान लो सस्ता मिल गया उसको, उसने मंगा लिया। अब उसको थोड़ी पता है इसकी, वो तो देख रहा है कि मेरे बिल पे आज की डेट का बिल है तो मुझे 1 साल की वारंटी मिलेगी। उन फ़ोन्स के ऊपर 1-1 2-2 महीने तक की वारंटी कम होती है। जब वो लास्ट 12वें महीने में सर्विस सेंटर जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरी फ़ोन की वारंटी तो 1 महीना पहले ख़त्म हो चुकी है। वो कहेगा मैंने तो लेकिन इस डेट को लिया है, फिर वो उससे बहस करता है सर्विस सेंटर से। वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास एक्टिवेशन तो इस डेट की दिखा रही है। एक ये भी फ़र्क पड़ता है, कस्टमर को इसमें नुकसान होता है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब कस्टमर मोबाइल ख़रीदने के लिए जाता है तो उनको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ऐसे स्कैम्स वगैरह में नहीं फंसे और नहीं उलझे? देखो पहले तो ऑथोराइज डीलर से फ़ोन ले, ठीक है ना। दूसरा, फ़ोन की सील होनी चाहिए, फ़ोन की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब उतरी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब वो ले उसी टाइम किसी भी ब्रांड का फ़ोन ले, ज़रूर उस ब्रांड का प्रमोटर उस स्टोर पे होगा अवेलेबल। जैसे ही वो फ़ोन लेता है, अपने फ़ोन की सिम कार्ड डालता है, एक्टिवेट करता है, तो वो हाथों हाथ चेक कर ले कि इसकी वारंटी कब तक की है। उसी टाइम चेक कर ले। मतलब बहुत सारे पोर्टल्स हैं, अब तो ब्रांड की जितनी वेबसाइट्स हैं ना, उनमें डायरेक्ट ऑप्शन है, आप IMEI नंबर डालो, आप खुद ही चेक कर लो, आपके पास में आ जाएगी डिटेल्स के, आपके पास भी आ जाएगी। आप बीइंग अ कस्टमर भी आप चेक कर सकते हो कि मेरे फ़ोन की वारंटी आज से शुरू हुई है। ये सबसे बड़ा तरीका है इसको पता करने का कि आपको आपके फ़ोन की वारंटी कितनी मिल रही है। अगर कम दिखा रही है वारंटी तो इसका मतलब वो स्टोर वाले ने भी उसको पहले से एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और प्री एक्टिवेटेड फ़ोन तो नहीं खरीदने चाहिए, उससे कुछ भी हो सकता है। मतलब सोच के देखो, आपने फ़ोन आपने ले लिया, आप घर चले गए और 2 दिन बाद आपके दरवाजे पे पुलिस खड़ी है, कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो नया फ़ोन लेके आया हूँ। कहेंगे ठीक है आपने नया फ़ोन लिया, हम उसको भी देख लेंगे, बट एक बार थाने आ जाओ। हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मतलब पुलिस वालों का भी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें क्लियर कर दो ना, आपने नया लिया है, ये जो इसमें जो भी कांड हो रखा है वो आपने नहीं करा। और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही एक रिवर्स एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने ऑनलाइन से कोई फ़ोन मंगाया, आप यूज़ कर रहे हो, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब डाल लिए,
आपने उसमें बैंकिंग एप्स भी डाल ली और आप देखते हो नोटिस करते हो कि मेरे बैंक में पैसे कैसे कट गए, ओए होए। मेरे बैंक के पैसे कहाँ गए, आपको पता ही मतलब नहीं चल रहा। नए उनमें अगर अपन ऑनलाइन में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जो वो फ़ोन सेल कर रहे हैं ना, उसमें कई बार कस्टमर्स के पास ऐसे फ़ोन गए हैं जिसमें प्री इंस्टॉल्ड फ्रॉड एप्लीकेशन fraud डली होती application, है ओए जो कि होए। विजिबल नहीं होती। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो जाते हैं, फिर उनको धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनकी गलत पुलत इमेजेस बना के उनको भेजते हैं और फिर उनको पैसे ऐंठते हैं पैसे उनसे। के लिए उनको किया जाता है ना। आपकी पूरी बिजनेस जर्नी के अंदर ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आप छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे भी नहीं तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको आप देना चाहोगे, जो आपने 20-25 साल का एक्सपीरियंस आपने सीखा है बिजनेस में रहते हुए? देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें दिलचस्पी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मतलब अगर ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है ना, तो इसमें दिलचस्पी होनी बहुत ज़रूरी है और उसको हमेशा एडवांस रहना पड़ेगा। क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा चल रहा है, किसी और की बातों में ना आके खुद पहले उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी चाहिए। सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे, हर जगह आपको सारे आर्टिकल्स अवेलेबल मिलेंगे। पूरी इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ होना चाहिए, एसेट के तौर पे यूज़ नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप उसको यूज़ कर सको, मतलब आप उसको सेल परचेज में यूज़ कर सको, उस पैसे को लगा के छोड़ नहीं देना, छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आज की डेट में पैसे की बहुत बड़ी कीमत है बहुत भाई। बड़ी कीमत है। आज की डेट में 10 लाख रुपए भी जो है ना वो अच्छे खासे हैं। आप 10 लाख से बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, 10 लाख रुपए आप खर्चा करके रख भी सकते हो। आपको वो नहीं करना है, आपको करना क्या है, 10 लाख से बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। आपको अच्छी जगह से परचेज करनी है, जेन्युइन परचेज करनी है। किसी की रील देख के, किसी की वीडियो देख के जल्दबाजी में आके घटिया काम नहीं करना है। Exactly. जो मैंने आपको पहले समझाया वो काम नहीं करना है कि आपने रिफर्बिश ले लिया, सस्ता मिल रहा है। क्योंकि फ़ोन एक चीज़ ऐसी है ना कि कल को आपको ना उस कस्टमर को दोबारा फेस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिसको आपने सेल करा है। और आप रिटेल बिजनेस में हो तो आपको बार बार आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और आपने अगर जरा सा भी गलत कर रखा है ना, आप कभी उससे आंखें नहीं मिला आंखें नहीं मिला पाओगे। इतना सा भी गलत करा है ना आपने, रिग्रेट, और वो फिर वो हो जाता है हमेशा के लिए बिल्कुल वो रिग्रेट रहता है मन में कि मैंने गलत करा है। एग्जैक्टली। देखो, जो अंदर से ही गलत है आदमी, उसके लिए तो रिग्रेट वगैरह सब उसकी ऐसी की तैसी, वो कुछ उनको कहता है मैं तो करूंगा ये काम। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, बट लेकिन जो जेन्युइन बंदे होते हैं ना, उनसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है ना, तो सारी जिंदगी उनके दिमाग में रहती है बात, सही बात है, गलती सही बात है, सही बात है। अपने कस्टमर के साथ कभी नहीं गलत करना चाहिए, कभी नहीं गलत करना चाहिए। आप अच्छी एडवाइस दो, आप अपने प्रॉफिट को देख के एडवाइस दोगे ना, आप एक बार बेच लोगे, दूसरी बार नहीं बेच पाओगे। Exactly. और आपने अगर अच्छी एडवाइस कस्टमर को दे दी, आपने कस्टमर को वो बता दिया कि जो कि उसने सोचा भी नहीं था, उसने कहा यार ये पॉइंट तो इसने सही बताया यार, मैं चीज ये ले रहा था, इसने ये एडवाइस करी, उससे बेटर भी है, प्राइस भी कम है, ऑफर भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो वो आपसे हर बार एडवाइस लेगा। एग्जैक्टली। ये सर, ये तो है ही लॉ के, अगर आप अच्छा बता के बेकार चीज को आप एक बार बेच लोगे, और अगर आप जेन्युइन रहोगे तो वो फिर आपके पास में वो साइकिल बन जाएगी, वो बार बार आपके पास में आएगा। अगर आपको एक बार पैसा कमाना है तो आप ये कर लो, और अब आपको एक रिकरिंग अमाउंट चाहिए बिल्कुल। तभी मैं जो एंटरप्रेन्योर जो शुरू करना चाह रहे हैं ना, उनको ये नहीं देखना कि पैसे हमें अभी कमाने, ज्यादा कमाने, धीरे धीरे कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, सेलर मत बनो, एडवाइजर बनो। सेलर बनोगे तो मुश्किल होगी करने में, एडवाइजर बनोगे तो, और एडवाइजर कौन बन सकता है, जिसका इसमें इंटरेस्ट है। जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके पापा ने उसको पैसे दे दिए कि धंधा कर ले, नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट होना चाहिए। सर, रिटेल बिजनेस में कौन से टिप्स हैं जो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको होनी चाहिए, स्पेशली रिटेल के अंदर? कैसे टिप्स कह रहे हो आप? सर, जैसे कि रिटेल मान लो किसी को भी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर बाकी, बिकॉज सर 10-15 साल का एक्सपीरियंस रिटेल के, तो सर रिटेल के अंदर अपन को होता है कि हाँ, कस्टमर को ऐसे अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर की सर्विस के अंदर अपन को ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सर्विसेज का ज्ञान आपको ना पूरा हर जगह मिल जाएगा। हाँ जी। टिप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। करंट अकाउंट खुलवाओगे, उसके बाद जीएसटी नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप करोगे, है ना। ये सबसे जरूरी बेस जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप अगर टिप्स की बात करो तो देखो,
अब वो किस तरह का बिजनेस है वो टिप उस हिसाब से होता है, वो हर बिजनेस के टिप्स एक जैसे तो नहीं होते हैं। बाकी वो ज्ञान पूरा का पूरा गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को मेरे से पर्सनली पूछना भी है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। अच्छा। अगर वो इस लाइन में जाना चाहता है तो मुझसे हम बात कर सकते हैं। ओके। बट हर किसी के बिजनेस का अलग अलग मतलब टिप्स होते हैं, मतलब मैं सबको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की दुनिया है। आज के टाइम पे हर बिजनेस को सोशल मीडिया पे आके प्रमोशन करना है। एक्चुअली आपकी जो फिजिकल दुकान है वो तो चलो ठीक है, वो एज अ स्टोर आज काम कर रही है, बट मार्केटिंग के लिए आपकी एक डिजिटल दुकान होना कंपलसरी हो गई है जिस एरा के अंदर और जिस जनरेशन के अंदर अपन हैं, राइट? बिकॉज जिस जनरेशन को अपन डील करने वाले हैं वो मैक्सिमम टाइम अपना सोशल मीडिया पे दे रही हैं, बिल्कुल ठीक बात राइट? है, अगर चाहे आप एक स्टूडेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहे हो, तो भी वो अगर या तो वो अपना काम कर रहा है, राइट, या फिर वो सोशल मीडिया पे, वो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो मेटा के और गूगल्स के आते रहते हैं वो हो सकते हैं, राइट? तो अगर अपन का रिटेल बिजनेस है तो कैसे एक रिटेल बिजनेस वाला या फिर कैसे आप अपना बिजनेस वहां पे लेके जाओगे ऑनलाइन दुकान पे, ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया वाली दुकान पे, और उनको अट्रैक्ट करोगे? देखो, अगर तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी पब्लिक को हाँ और जी। अपने कस्टमर्स को ना, हाँ जी। तो पहली बात तो क्रिएटिविटी खुद ही करनी पड़ेगी। आप किसी को कॉपी मत करो। कॉपी मत करो, परफेक्ट। सबसे खुद का बड़ी कुछ चीज़ होना तो ये चाहिए है। अपने खुद पास का कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब आप अगर तो खुद बना सकते हो वीडियोस तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद एडिटिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको टीम हायर करो। टीम हायर कर सकते हो आप। तो ऑप्शंस हैं मार्केट में, बहुत बहुत लोग ये सारे काम options। कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि वो कैसे मतलब उसको एडिटिंग करके अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। खुद बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत लेट शुरू करा है, हाँ जी। बट धीरे धीरे ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ मैं ठीक है। मुझे हाँ जी। पहले लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, हाँ जी। बट अब मुझे लगता है कि शायद मैं कर लूँगा। ये कोशिश करेंगे इसके ऊपर। एग्जैक्टली। तो बहुत दिमाग लगता है, बहुत सारी बातें, कई स्ट्रेटजी सारे बनानी रीटेक होते होती है, हैं, स्क्रिप्ट बनानी एक बार में तो होती है। बोला भी नहीं जाता। हाँ जी। आसान तो नहीं है, बट ठीक है, मुश्किल भी नहीं है। हाँ जी। आज नहीं तो कल तो कर ही लेगा बंदा। एग्जैक्टली। धीरे धीरे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हो जाएगी ये प्रैक्टिस। हाँ जी। अब मैंने जैसे वो अपना हुक स्टेप बनाया था, हाँ जी। तो उसके लिए मेरे को 2 दिन लग गए थे मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था ना कि कुछ ऐसी एक स्टेटमेंट या कोई ऐसी एक लाइन ऐसी ऐड हो जो ना एटलीस्ट हर वीडियो में हो। हाँ जी। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ जी। क्योंकि बहुत लोग मतलब अपने तरीके से करते हैं। अब मेरे को किसी को कॉपी नहीं करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग आजकल मीम्स डाल देते हैं, बॉलीवुड मीम्स डाल देते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना था। बहुत हल्की क्वालिटी की वीडियो लगती है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें ना मैं थोड़ा और अच्छा, मतलब कस्टमर को थोड़ा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को देख देख के ना ऑलरेडी बोर हो चुके हैं। तो वो हुक लाइन के लिए मैंने बड़े एफर्ट करे थे। प्लीज सर एक बार आप तो बता दीजिए यहाँ पे ऑडियंस को क्या उसमें hook line जैसे है। मैंने हर वीडियो के एंड में मतलब बोलना शुरू करा है फोन जोन 2.0। एग्जैक्टली तो सर। ये मतलब मेरे को ना बहुत ही मतलब इसको डेवलप करने के लिए बड़ा सोचना पड़ा कि मतलब सिर्फ ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था, कोई टैगलाइन सोच रहा था या कोई हुक स्टेप सोच रहा था। जरूरी बहुत था सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो ये कुछ आपकी ही चीज़ें आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो आइडेंटिटी फिर उस व्यूवर के दिमाग में रह जाती है। Yes. तो फिर आपको वो फिर क्या, हाँ वो वाले जो भैया जो करते हैं ना, उनकी दुकान से फ़ोन लेना है, उनकी दुकान एक बार चल के आना है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें आज के टाइम पे जिस जनरेशन के साथ में अपन डील कर रहे हैं और जिस टाइम पे अपन हैं, क्योंकि सर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि समय के साथ आपको चेंज होना पड़ता है। बिल्कुल जिन होना लोगों ने पड़ता है। समय के साथ खुद को चेंज नहीं किया, समय ने उनको चेंज कर दिया, फिर वो बिल्कुल ठीक बात आउट हो गए। और ठीक स्पेशली सर इस बिजनेस में, रिटेल में तो है ही है ये। किसी भी अगर आप रिटेल का कोई obviously, बिजनेस हो, अगर आप टाइम के साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो नया ट्रेंड आ रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे मार्केट से कट होना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक तरीके से गायब हो जाओगे मार्केट से हमेशा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी दुकानें, मतलब दुकानें मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को, मैं बहुत एक दुकानें बंद हो चुकी हैं, बंद हो गई है सर। बहुत और दुकानें बंद हो चुकी वो हैं। आपको मेरे पास फिगर है, पिछले 2 साल के अंदर 45,000 दुकानें बंद हो चुकी हैं। देख लो सर। 45,000 एग्जैक्टली। ये छोटी फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ी फिगर है। अच्छा, अब उनका रीजन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बदलाव नहीं करे, उन्होंने चेंजेस नहीं करे। उनकी भी गलती नहीं थी कि उन्होंने वो बिजनेस बंद करना पड़ा। उसका रीजन ये भी है कि एक तो जो ऑनलाइन के साथ जो कंपटीशन चलता रहा, उसको समझने में, उनसे लड़ने में, मतलब वो एग्जैक्टली मतलब उसको मतलब प्रॉपरली उसको नहीं समझ नहीं पाए कि कि इसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर ब्रांड के साथ।
गवर्नमेंट के साथ, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सर टियर 1 सिटी में अपन रह रहे हैं, यहाँ तो सिचुएशंस और भी अच्छी है, राइट। अगर अपन यही चीज टियर 3 टियर 4 सिटीज की बात करोगे, सबके पास में फोन आ चुके हैं। जो पहले कपड़ों की दुकानें, फोन की दुकानें, या फिर और भी आइटम, जो जूते जो भी XYZ जो फैशन एसेसरीज की दुकानें रहती हैं, सर उनका तो और भी ज्यादा बेहाल है। क्योंकि जो चीज आपको वहां मिल रही है वो ऑब्वियसली आपको हाथों हाथ ऑनलाइन कर रहे हो, देखो, आप आ अगर रही है फोन वहाँ चीजें। पहुँच गया ना, हाँ जी, तो ऑनलाइन वेबसाइट वहाँ पहुँच गई। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात है, हाँ जी। जब तक फोन नहीं था ना उनके पास, तब तक ऑनलाइन के एक्सेस भी नहीं थे। कोई किसी वेबसाइट पे जाके रेट चेक नहीं करता था। अब लोगों को रेट तो चेक करना आ ही रेट तो गया चेक ना। करना आ ही गया है। तो जो वो टियर 3 और 4 वाले जो दुकानदार थे, अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गए Restrict हो कि गए। एक तो या तो प्राइस मैच करो। तो प्राइस मैच पहले उनका बिकता कम था, बट उनका मार्जिन ठीक था, मार्जिन इसलिए वो चला पा रहे थे। तो दिक्कतें यहाँ आनी दिक्कत शुरू तो हो गई। है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अपने थोड़ा बहुत खुद भी ऑनलाइन लेके आए, ठीक है, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी स्टोर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना के स्टोर मैच करते थे प्राइस, या फिर उन्होंने इंपोर्टेड कपड़ों को मंगवा के कुछ ना कुछ चीज़ें करते गए, वो ट्राई करते गए, हिट एंड ट्रायल मेथड उन्होंने किया। लोगों ने इतने बदलाव करे अपने अंदर, मतलब उन्होंने कभी चेंजेस करे कि कभी कुछ करके देख रहे हैं, कभी ऑनलाइन करके देखा, ये करके देखा, वो करके देखा। इतने चेंजेस करने के बाद ना आदमी को, इंसान को उतने फेलियर्स मिलते हैं। फेलियर्स भी मिलते और फेलियर्स के बाद ना, और मतलब उसको समझ में आती है कि एक तो फेलियर होता है कि जो एक्सेप्ट कर लिया कि फेल हो गया और रह गया। फिर उसके बाद एक होता है जो फेल हो गया, फिर वो दोबारा प्लान करता है कि मुझे क्या करना है। Exactly. फिर फेल होता है, फिर प्लान करता है, फिर फेल होता है, फिर प्लान करता है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ मेरे साथ। Okay. बट उसके अंदर भी ना आपको बोलने वाले, समझाने वाले बहुत सारे होते हैं, बट सही रास्ता तो आपका दिमाग और आपका दिल ही दिखा सकता है, और कोई नहीं। सही बात है सर। तो जब वो चीज़ें होती हैं किसी के साथ, जब फेलियर्स होते हैं, उसके बाद उसके पास उसकी सक्सेस आती ही आती है ना। आज अगर नहीं भी है तो कल आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये पता है मैं बेशक फेल हो जाऊं, लेकिन कोशिश करना तो नहीं छोड़ूंगा, कोशिश तो करता रहूंगा। कोशिश करते रहेंगे। और जो कोशिश करते रहते हैं और चेंजेस करते रहते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं मार्केट की नई नई स्ट्रेटेजीज को ना, वो कभी फेल तो नहीं हो फेल सकते। नहीं हो पाता। तो चीज़ें चेंज करते रहो समय के साथ में, ट्रेंड के साथ में, अपने आप को बदलो, कभी अपने change नहीं आइडियाज़ को बदलो, और ग्रो करते रहो साथ साथ के अंदर। ऐसा ही आपने भी किया। तो होपफुली हम सब चाहेंगे आपको भी अच्छी सक्सेस मिले। जो चीज़ें आपने Thank नई you. स्टार्ट करी है, वीडियोस बनाना, सोशल्स पे आना, और नए ट्रेंड को लेके आना, जो आपने ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये पार्ट है, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में एक अच्छे बिल्कुल, लेवल पे बिल्कुल, रहना बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बाकी जो भी स्टोर की जो चीज़ें हैं वो एक तरफ, ऑफर एक तरफ, बट सोशल प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। सो एंड दिस इज़ मैंडेटरी बेसिकली, राइट। तभी इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की जो साइज ट्रेंड हुई है चल रहा है। बिजनेस की, वो बहुत बड़ा बिजनेस बन मतलब गया ये है। मतलब ये कह लो कि एक जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया इसके है बिना ये। पॉसिबिलिटी है नहीं। एग्जैक्टली। इवन सर आजकल के जो नए बच्चे जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो दुकान खोलने से पहला, हाँ, कि भाई उसका सोशल मीडिया पेज बना रहे हैं। अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। अभी हमने एक इवेंट करवाया था, मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ कि हमने बच्चों को बोला कि हाँ आपको एक बिजनेस बनाना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है कि हाँ इंस्टाग्राम पे मैं फटाफट से मेरी आईडी बना लेता हूँ उस बिजनेस के नाम से, राइट। तो बिल्कुल। ये चेंज आ गया है ना। और ये फिर जो हाँ। बंदा 30 साल से 40 साल से बिजनेस देखो, कर रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है उनकी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है उसके लेकिन जो अंदर। ये जो मतलब अगर वो दुकान लेते, खर्चा करते, बहुत किराया खर्चा है, भरते, बहुत खर्चा या है। फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते, तो ये जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब डायरेक्ट सेलिंग जो ऑप्शन है ना, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन बहुत है। अच्छे ऑप्शन है। वो प्रोडक्ट लाओ, अपनी चीज कस्टमर को अपने हिसाब से बेचो, अपने तरीके से बेचो। जिसका जैसा अच्छा प्रोडक्ट, जितना अच्छा तरीका, उसका बिकता है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता है। एग्जैक्टली। बड़ी चीज़ें मैंने देखा है, जो एंटरप्रेन्योर्स में देखा है आजकल ना, ये रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी इसको गिव अप कर देते हैं। कोई भी जरा सी समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। सो थोड़ा टाइम सब्र नहीं टेकिंग है, प्रोसेस है। बट ये सब्र होना बड़ा जरूरी है। सब्र, पेशेंस होना तो पेशेंस बहुत रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेस तो मिलेगी, धीरे धीरे मिलती है, इतनी जल्दी Exactly. किसी को नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी से नीचे जल्दी से आओगे। नीचे सेम विद MBA चाय वाला, आपने जो बताया, प्रफुल्ल जिनका नाम है। नहीं, नाम तो नहीं लेना चाहिए हमें किसी का वैसे, लेकिन वही। बट एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बेसिकली, राइट। एग्जैक्टली। ठीक है सर, काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही। ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और स्पेशली सनी भैया का, जिन्होंने इतना टाइम दिया और अपन को इस एक इंडस्ट्री जो कि फ़ोन की, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनके बारे में, उनकी जो रगों में जा कर के
जो चीज़ें बताई, क्या फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, कौन सी चीज़ें सही है, कौन से लोग सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, कैसे क्या अपन को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के खरीदते वक्त। एंड थैंक यू सो मच, दैट वाज एन Welcome. अमेजिंग पॉडकास्ट, Welcome. एंड थैंक यू सो मच सर Welcome. फॉर योर वैल्यूएबल टाइम